वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात ये बता दूं, इस चैनल पर द रियल मेंस प्रिपरेशन की सीरीज शुरू हो रही है। ये आज से मैं ज्योग्राफी की कहानी आपको समझाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा और कुछ सैंपल्स आपके लिए ऐसे लाया हूं मैं कंटेंट के कि जब आप खुद भी सेल्फ तैयार करो तो किस बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये टॉप एजुकेटर्स सब अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, एक पूरी डेट वाइज आपको सीरीज मिलेगी इसी सीरीज के नाम से। बट हम लोग का टारगेट ये है कि ये 100 से 120 तक से इससे भी ज्यादा नंबर हम कैसे ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा टारगेट हम लोगों का। लेकिन ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, इस पे हमें एक एक छोटी छोटी बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो के टोटल 3 फेजेस हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं टोटल 3 फेजेस। सबसे पहले मेंस की रिक्वायरमेंट को समझने की कहानी, क्योंकि तुमने यदि इस गेम को नहीं समझा ना तो मान लेना कि बहुत पीछे हो गए हो। और पीछे किस सेंस में कि हम हमारे अटेम्प्ट का रिस्क नहीं ले सकते यहां पे, क्योंकि यदि प्रीलिम्स निकल रहा है, प्रीलिम्स निकलने की संभावना भी है, तो हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला पार्ट ये मिस मत करना, क्योंकि इससे पूरा गेम समझ में आएगा। सारी चीज मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, दूसरा फेज में आपको बिल्कुल मॉडल आंसर्स के साथ, मॉडल टॉपिक्स के साथ थीम को कैसे निकालते हैं, टॉपिक में किस तरह से अंदर जाना है, सारे आयाम, एक एक चीज, इसका हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो फिर किसी भी सेंस में पूछ रहा हो, वो सारे एस्पेक्ट बताऊंगा। और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो है कि नहीं है, मान लो नहीं देख रहा हो वीडियो को, आखिरी के 2 से 3 मिनट को मिस मत करना। वो इतने ज्यादा काम के हैं, मतलब आप कह सकते हो कि आपको गाइडेंस को या गाइडेंस के स्तर पर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा वो। तो इसलिए कह रहा हूं तीनों फेजेस वैसे तो देख लेना, नहीं फिर भी मन कर रहा हो तो लास्ट का फेज जरूर देख के जाना, काम की चीज हो सकती है आपके लिए। अब सबसे पहली बात है यहां पर मेंस को समझने की कहानी। देखो, तुम जब भी पेपर देखोगे मेंस का, तो मेंस, अब एक सैंपल आया मैं आपके लिए, जैसे कि जीएस पेपर 1 है अपना। अब चूंकि पता है हमें कि ऐसे भी लिखना है हमें, ठीक है, अब जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 भी करना है, साथ में हमें ऑप्शनल्स भी जो है उसके बारे में भी 2 पेपर देने हैं। अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेरा जो एक ऐसे पेपर है और एक मेरा जो ऑप्शनल है, ये वो चीजें हैं जो आपको एक तरह से रैंक की तरफ ले जाएंगी, और साथ में आपके जो जीएस पेपर हैं ये आपको आपका बैलेंस बनाकर सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगी। तो दोनों में बहुत अंतर है, वो धीरे धीरे आपको खुद समझ आएगा और अपन आगे चर्चा भी करेंगे। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब हम पेपर ओपन करते हैं तो सीधी सी कहानी, उसने दिए हमें कितने, 3 घंटे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 3 घंटे, और स्पेशली लगभग देखें तो करीब करीब 20 क्वेश्चन होते हैं। लेट्स अज्यूम जीएस पेपर 1 का जो है पेपर था, तो 180 मिनट है हमारे पास, टोटल क्वेश्चन लगभग 20 हैं। अब तुम एक एवरेज लगा लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9 मिनट है। अब मैंने यदि बोला है कि हमारा टारगेट 120 के आसपास है, तो सीधी सी कहानी है कि मुझे एक एक क्वेश्चन पर काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये जो 20 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो 20 क्वेश्चन मतलब सॉल्व मुझे सारे करने हैं, पहली बात ये। अब आपके पास समय देखो 9 मिनट का है, 9 मिनट के समय में तुम इस क्वेश्चन को यदि पढ़ भी रहे हो और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा भी समय लगा रहे हो, तो आपका पढ़ने में 1-1.25 मिनट चला गया सर। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हें ऐसे 9 मिनट में ऐसे 20 बार पैटर्न अपने चेंज करने हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, 20 में। और जीएस पेपर 1 में आपको बहुत ही अच्छे से सिलेबस पता है, तो जीएस पेपर 1 में क्या है कि उसमें आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन भी पता होना चाहिए, इसमें आपको सेकंड ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी पता है, और सोसाइटी वाला मान लीजिए ये। अब ये तीनों चीजें तुम्हें उस 3 घंटे के अंदर खेलना है। अब सबसे पहले तुम कैलकुलेशन को समझो कि 9 मिनट में आप कैसे लिखोगे। एक सैंपल में आपको सामने का आंसर दिखाता हूं, ये देखो, ये टॉपर का ही मान के चलिए आंसर है। अब इसमें यह है कि एटलीस्ट अभी मान के चले हम कि हमें 2 पेज भी लिखना रहा, तो हम क्वेश्चन कब पढ़ेंगे, प्रोसेस कब करेंगे, और चीजों को कैसे याद करेंगे, और क्या लिखना है उसका क्या मतलब एक तरह से पूरा फ्लो होगा आंसर का। अब जब 99% स्ट्रेटेजीज देखते हैं हम, तो स्ट्रेटेजीज में क्या चल रहा है, स्ट्रेटेजीज में चल रहा है कि आपके दिमाग में सारे जो हैं वो एक तरह से कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। स्ट्रेटेजीज में जो है आपके सामने ये आंसर है, तो ये आपका इंट्रो हो गया, और ये हो गया सर बॉडी, और फिर आपके लिए कंक्लूजन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन 9 मिनट में ये सारी चीजें कहां से लाऊंगा मैं, क्या मैं इतना तैयार हूं एकदम। तो सबसे पहली बात कि अब मेरे को इसकी प्रिपरेशन किस सेंस में करनी है। तो अब आप बिल्कुल 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। 9 मिनट में तभी पॉसिबल है जब जो टॉपिक लिखा हुआ है मैं उससे पहले से
एटलीस्ट थोड़ा सा फेमिलियर हूं, मेरे जान पहचान का है। देखो मैं चांसेस बता रहा हूं कि मेरे 9 मिनट में लिखने के चांसेस कब बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आया उससे मैं फेमिलियर हूं, और ये फेमिलियर होने का तरीका मैं आपको आगे बता रहा हूं, और वो हो जाएगा। फेमिलियर इतना कठिन नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं सोचने में कुछ नहीं, सिर्फ मान के चलिए कि अब मेरी फ्रेमिंग का टाइम आ गया, आंसर को फ्रेम करने। लेकिन फ्रेम में तभी कर पाऊंगा जब उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास पहले से ही कंटेंट रेडी है दिमाग में। अब फिर से वापस जाओ, ये दिमाग में कंटेंट कहां से आएगा? क्या तुमने पूरे नोट्स बनाए हैं इन थीम्स पे? क्या उन नोट्स को बना के आपने याद किया है? क्या उन नोट्स को याद करने के बाद उनको एक एक या दो दो बार लिख के देखा है? यदि आप ये नहीं कर गए, ये कुछ नहीं होगा। तो टॉपिक को थीम से यदि तक पहुंचाना है और वहां तक चीजों को यदि याद लाना है, तो सिंपल सी कहानी मैं आपको जो बता रहा हूं कि टॉपिक, उसके बाद उसकी थीम को पकड़ना, थीम को पकड़ने के साथ साथ उसकी सारी चीजें याद आना, तब तुम स्टार्ट करोगे लिखना। अब लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है। इंट्रो में क्या लिखूं सर? बॉडी तो कई बार आसान हो जाती है समझना कि बॉडी में सारे क्वेश्चन के बारे में मैं लिख दूंगा। इंट्रो में क्या होता है कि कई बार हमें उस टॉपिक की जानकारी होती है, लेकिन कुछ फैक्ट, कुछ सटीक जानकारी, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सारी चीजें याद नहीं होती, तो उसका भी फिर हमें तरीका निकालना पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं कि कैसे। तो कैलकुलेशन, आई थिंक पहला पार्ट आपको समझ आ गया कि सच्चाई जीवन की एक्चुअल में है क्या, कि मुझे 2 पेज लिखना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, और वो भी 9 मिनट में। 9 मिनट तो मैं मानता ही नहीं हूं किसी हाल में। कारण क्या है कि तुम 1 मिनट तो पढ़ के और प्रोसेस करने में लग जाता है, तो बचे हुए 8 मिनट, 8 मिनट का खेल है सर। उस चीज को आसान बनाने का अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो शेड्यूल बनाया था मैंने आपको रियल मेंस प्रिपरेशन का, ध्यान रखना इसमें हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट उस पूरे सब्जेक्ट की थीम को कैसे पकड़ें, एक एक टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, इसको मिस मत करना। अब मैं अभी आपसे वही कर रहा था कि आपको ना ये जो निर्णय, ये जो डिसीजन है इस समय, ये बहुत ही ध्यान से लेना है, सोच समझ के लेना है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले कैलकुलेशन बताई। गेम बहुत अलग है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतना जीएस का आप देखोगे तो इतना बड़ा सिलेबस है। इसमें आप सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है कि उसको एक जगह कंसाइज कर लेना, इस तरह से कंसाइज करना कि मुझे वहां उस समय ये 8 मिनट में थीम के साथ कंटेंट भी याद आ जाए। अब मैं आगे वही तरीका बताने वाला हूं कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही तो है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे आप इस चीज का? तो सिंप्लीफिकेशन तभी होगा जब मेरे पास सब कुछ रेडी, रेफरेंस मटेरियल खुद की मेहनत से, और उसको एक एक दो दो बार लिख लिख के, और सारी चीजें मैंने की हूं। अब वो अपन देखेंगे कैसे। अब इसमें लगता है सर टाइम मैनेजमेंट। अब मेरे पास समय ही नहीं है अभी आगे, तो फिर यहां पर कई बार हमें गाइडेंस, प्रैक्टिस, मटेरियल, फीडबैक ये नहीं है, तो फिर वही पता नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों की हमें आवश्यकता लगेगी। खैर मैं आपको एक पैटर्न और समझा रहा हूं कि यदि आप खुद भी करने बैठ रहे हो तो किस तरह से जाएंगे। सबसे पहला काम है, मान लो ज्योग्राफी में थीमेटिक माइंड मैप, सिलेबस पीडीएफ, ये हर सब्जेक्ट का एक नियम है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये रूल नंबर 1 होना चाहिए इस मेंस की प्रिपरेशन में। खुद भी आप करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हर सब्जेक्ट का मुझे सारे जो पीवाईक्यू का है, अब एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको मुझे एनालिसिस सबसे पहले करना पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में तो बेसिक कहानी लिखी हुई है कि ये जो है यहाँ पर ये सब सारी चीजें इंडस्ट्रीज और प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, पर वो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिख कैसे रहा है, विजिबल कैसे हो रहा है, वो मुझे प्रीवियस। तो सबसे पहले आपको उठा लेने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हो तो उसमें एक एक दो दो बार उनको जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले थीम निकालो। थीम कैसे निकलती है देखो, आप जब पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालते हैं तो इसमें एक चीज याद रखना कि मैंने एक थीम निकाली हिमालयन एंड माउंटेन्स, अपने सेल्फ पढ़ने के लिए, कि यार चलो ये वाले क्वेश्चन माउंटेन्स और हिमालय से रिलेटेड, या उससे रिलेटेड माउंटेन्स, मतलब यहां और भी कोई भी माउंटेन्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या क्वेश्चन। जब मैं थोड़ा सा और गहराई में गया तो मैंने क्या देखा कि लैंडस्लाइड को लेकर, हमें पता है भूस्खलन की हमेशा समस्या बनी रहती है, तो लैंडस्लाइड को लेकर हिमालय के क्षेत्र में और वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गई। फिर बाद में आया कि हिमालय रीजन में वो बोल रहा है कि ग्लेशियर, हिमानी जो होते हैं वो क्यों पिघल रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि माउंटेन वाले रीजन में टूरिज्म और इनका जो नेगेटिव, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हम करते हैं तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और क्लाइमेट चेंज से हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन किस तरह से इंपैक्टेड। अब देखो कि माउंटेन एक थीम हो गई मेरे लिए, अब इंडिया के रिस्पेक्ट में हिमालय, वेस्टर्न घाट्स मेन चीज हो गई। तो हिमालय और वेस्टर्न घाट्स जो हैं
ये दो मेन रीजन हो गए हिमालय मतलब पर्वत के। अब इनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ग्लेशियर की दिक्कत है, इसमें सॉइल की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्वेश्चन लैंडस्लाइड का आ रहा है, इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आ रहा है। तो अब ये सब थीम्स मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अब मेरे लिए एक टॉपिक बन गया हिमालय। अब मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, नोट्स इस तरह के बनाऊंगा कि जितने सारे इश्यूज हैं उनका कंटेंट मेरे पास हो, क्योंकि ये नहीं होगा तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, खुद सोचो। क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन लिखोगे कैसे, और लिखोगे कब, जब तुम्हारे पास पूरा कंटेंट होगा। और वो कंटेंट होने से भी नहीं कि मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया हो गया काम खत्म, उसको क्या मैंने 3 से 4 बार लिखा। अब तुम लिखोगे कब, या तो तुम बहुत ही मोटिवेटेड हो कि भैया मुझे अब निकालनी है, लेकिन तुम इस चीज को कंटिन्यू कब करोगे, जब कोई तुम्हें बार बार करवा रहा हो, जो कि मैं क्लास में अक्सर कराता रहता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप तुम कर रहे हो तो सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी एक दिक्कत आ जाती है। तो अपने आप को हर दिन चेक करना, एक शेड्यूल में बिठाना, वो भी बहुत जरूरी बात हो जाती है यहाँ पे। अपन अब आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन लैंडस्लाइड। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आप आगे जाओगे तो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी जो है टूरिज्म को लेकर, ये एक समस्या आ गई। फिर हिमालय के ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, नॉर्मली आप देख रहे हो। फिर लैंडस्लाइड वाली कहानी, मतलब लैंडस्लाइड में बातों बातों मैंने देखा कि सर 3 बार रिपीट हो गया, ग्लेशियर के इश्यूज 2 बार रिपीट हो गए सर। इसके बाद में मान लीजिए कि लैंडस्लाइड के साथ साथ उसमें टूरिज्म के 2 बार रिपीट हो गए। तो ये थीम जब आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हो तो हर सब्जेक्ट में ऐसी थीम निकलेगी। ज्योग्राफी के और जब आप पीवाईक्यू निकालोगे तो देखो, अब मान लीजिए ऐसे सब सामने क्वेश्चन है, हालांकि इनके पीडीएफ आपको नीचे लिंक एक है, उसमें आप डायरेक्ट सब मिल जाएगा आपको, तो आप डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये दिखे भी नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि यार ये प्राइमरी रॉक का एक क्वेश्चन आया है, फिर वॉल्केनिक इरप्शन का एक क्वेश्चन आया है, फिर वो सब कॉन्टिनेंट की कहानी पूछ रहा है, फिर माउंटेन्स कहां पर है ये पूछ रहा है। मतलब क्या, रॉक के बारे में कह रहा है, माउंटेन के बारे में कह रहा है, मतलब इसमें तो कोई करंट अफेयर्स की काम ही नहीं है, स्टैटिक वाला पोर्शन है। तो मतलब मुझे यहां पर यह समझना है कि थीम जैसे हिमालय की थी, वैसे ज्योग्राफी में एक थीम स्टैटिक की भी आ रही है, स्टैटिक के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एक हिमालय की थीम भी आ रही है, एक एग्रीकल्चर का हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, एक वाटर मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आ ही रहा है। वाटर मैनेजमेंट या तो फ्रेश वाटर की पूछ लेगा या पॉल्यूशन को लेकर पूछ लेगा। फिर उसने देखा यार यहां पर सॉइल प्रॉब्लम का एक बार क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर आगे गया मैं तो मैंने देखा कि जो है इंडस्ट्रीज को लेकर, उद्योगों को लेकर, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग हो, चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, उसको लेकर क्वेश्चन आ रहा है। सीखने वाली बात यह है कि जब तक तुमने थीम नहीं पकड़ी ना, तुम्हारी मेंस की प्रिपरेशन गया, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले थीम आएगी समझ में, उसके बाद में तुम अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हो, उसके बाद तुम अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो। अब जैसे तुमने पता है कि भाई एग्रीकल्चर और मान लो वाटर मैनेजमेंट, मान लो सॉइल मैनेजमेंट, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका मेरे पास रेडी रेफरेंस होना चाहिए कंटेंट। अब थोड़ा अब ना थोड़ा सा स्मार्ट काम आता है यहाँ पे। सोचो तुम कि तुम्हें चीजें लिखनी है कितने मिनट में, तुम्हें चीजें लिखनी है करीब करीब। अच्छा एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, जैसे आप फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में जाओ तो वहां पर आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित मिल जाएंगे। मतलब आपको थीम सबसे पहले पकड़नी होगी। चाहे इकोनॉमिक इंपैक्ट पे देखोगे, इतिहास में क्वेश्चन आए होंगे। तो इस तरह से मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं। सोशो रिलीजियस वगैरह से संबंधित आप देखोगे तो उसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये काम आपको खुद एक बार करना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग में चीजें बैठेंगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले मैंने कर दी सर थीम को आइडेंटिफाई। ठीक है, ये मेरा काम हो गया पहला, डन, क्लियर। दूसरा काम अब जो मेरा करना है कि अब मेरे पास उन थीम के हिसाब से कंटेंट है कि नहीं, लगभग 500 वर्ड के आसपास, क्योंकि इतना कंटेंट तो मुझे कम से कम पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें दोनों चीजें मेरी इंक्लूड होगी, फाउंडेशन की भी चीज इंक्लूड होगी इसमें, और उसके बाद में इसमें करंट एस्पेक्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। एंड व्हाट इज फाउंडेशन, जो हम प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन वगैरह पढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम कैसे, जैसे हिमालय की बारे में बात कर रहे थे हम, तो हिमालय का रीसेंट डेवलपमेंट्स मुझे सारे पता होने चाहिए, तो वो इसमें आ जाएगा। हिमालय बना कैसे, फोल्ड माउंटेन, कन्वर्जन से, इससे उससे, तो वो एक फाउंडेशन वाला पार्ट है। तो आपका जो कंटेंट है करीब 500 वर्ड का, एक थीमेटिक आपके पास इतना तैयार होना चाहिए। तो तुमने समय कम से कम, अब यही तो है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है सर। और मान लो तैयार कर लिया तो ये याद कैसे आएगा। तो इसी चीज को क्या तुमने 2 से 3 बार 4 बार लिख के देखा। और किसी को ये बात मजाक लग रही हो तो तुम खुद सोच लो तुम 8 मिनट में कैसे लिखोगे, जब पहले से ही तुम्हें याद नहीं है थीम वाली चीजें। और अब मैं क्लियर कर रहा हूं इस चीज को कि जैसे ही कंटेंट तैयार होगा तब तुम उसको एक एक बार
कम से कम 2 से 3 बार लिख के देखोगे। अब ये लिख के कैसे देखेंगे या कंटेंट को जैसे किस तरह से सब करेंगे वो भी समझ लो। लेट्स अज्यूम कि मुझे पता है पानी की समस्या हर बार आती है, वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में कई बार वो जब क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले एज अ इंट्रो हमेशा तुम्हें काम आएगा कि उस वाटर मैनेजमेंट को, या मान लो वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आया, उसी चीज को तुम बोलो कि हाँ ये एक चीज समस्या है, लेकिन उस चीज को तुम प्रूव कैसे करोगे। इंट्रोडक्शन में हमेशा कोशिश करें कि किसी फैक्ट से शुरू कर सकते हो, आप कोई रिपोर्ट से शुरू कर सकते हो, कोई मान लो डेफिनेशन दे रहा हो तो उससे तुम शुरू कर सकते हो, बट वो कैसे याद आएगा उस टाइम पे। इसलिए अब मान लो मुझे पता है कि वाटर पोल्यूशन से है, तो मैंने 6 से 7 पॉइंट ऑलरेडी, ये दिखेगा नहीं यदि मान लो तो तुम्हें मैंने एक पीडीएफ नीचे दिया हुआ कि मेरे पास कितना 80% सरफेस वाटर जो है हाईली पोल्यूटेड है। गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पानी का जो है प्रदूषण कंपैरेटिवली ज्यादा है, कहीं पर नाइट्रेट ज्यादा बड़े स्तर पर मतलब ज्यादा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग मुझे जो रिपोर्ट मिली उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये सारे कंटेंट मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे एकदम स्मॉल बुलेट पॉइंट्स में तैयार होने चाहिए। ये नहीं होगा कुछ नहीं होना, मैं बता रहा हूं तुमसे। तुम क्या सोचोगे वहां पे? अब यदि ये स्मॉल इतने में है तो तुम खुद, अब मैं 500 जो कह रहा था ना वो इस तरह से होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के लिए उसकी एक बेसिक आइडिया उस टॉपिक का सबसे पहले हो। बेसिक आइडिया में हो सकता है फैक्ट्स वगैरह भी हो। हिंदी में जैसे भारत में लगभग 80% सतही जल अत्यधिक प्रदूषित है। लगभग यदि हम लोग देखें तो महाराष्ट्र, उसके बाद में मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में कुछ कुछ ऐसे ऐसे जिले हैं जिनमें काफी ज्यादा प्रदूषण है। तो इन सब चीजों से आप इस कंटेंट को इस तरह से दिखा सकते हो कि भाई ये वहां यूज हो जाएगा जब आप अपने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे रहे हो। पर ये तैयार कैसे रहेगा तुम्हारे पास? तो इसके लिए पहले से आपको हर एक, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सारा कंटेंट पढ़ते हो, उस टाइम ये निकाल सकते हो तुम। पर यदि ये थीम ही क्लियर नहीं हुई स्टार्टिंग में, पहले स्टेप आपका क्लियर नहीं हुआ, तो ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को कि वाटर से रिलेटेड कम से कम 7-8 पॉइंट मेरे पास पहले से ही रेडी हो। अब ये थोड़ा सा मेरी नजरों में ये भी बड़ा है, क्योंकि जब इस चीज को तुम खुद लिखोगे सेल्फ से अपने शब्दों में तो ये और छोटा हो जाएगा। इसको छोटा करना है तुम्हें, बिल्कुल रट के जाना है, एकदम ब्लड में अंदर चला जाना चाहिए, नहीं तो वो वहां पर याद नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे ही गवर्नमेंट की बात करें, अब जैसे वाटर से रिलेटेड जब तुम इनिशिएटिव पूछा उसने कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया, तो सरकार ने कोई एक इनिशिएटिव तो लिया नहीं होगा, मल्टीपल होगा। तो पहले ही चाहे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नमामि गंगे प्रोग्राम, अटल भूजल योजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, सबके एक एक 2-2 पॉइंटर्स मेरे पास होने चाहिए। तुम खुद सोच लो 8 मिनट में इतना लिख भी नहीं पाओगे, तो खूब डिटेल की जरूरत है नहीं, लेकिन मेरे पास इतने एस्पेक्ट्स होने चाहिए और ये याद चाहिए मुझे, ये लिखवा के होना चाहिए बिल्कुल। चाहे आप इसकी बात कर लो, नदी संरक्षण, नमामि गंगे, अटल भूजल, ये सब एज इट इज हिंदी में। तो ये ऐसे हैंडआउट्स तुम्हारे पास बिल्कुल रेडी रेफरेंस चाहिए टॉपिक वाइज। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब मान लो कि सॉइल कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है। अब सॉइल कंजर्वेशन वहां सोच रहे यार कौन कौन सी स्कीम थी, क्या थी, गया टाइम गया। तुम्हारे पास पहले से तैयार होना चाहिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन, नाबार्ड, सॉइल सेव कैंपेन। ये इनमें से जो तुम याद कर पाओ, पर इतना मेरे पास कंटेंट पहले होना चाहिए। इसको एक एक 2-2 बार 3 बार मुझे लिख के देखना पड़ेगा, नहीं तो याद कैसे? तुम सोचो 8 मिनट में, एग्जाम की डिमांड ही नहीं पता है हमें, असलियत ही नहीं है, और मन हमें ये चीज सामने लाने ही नहीं देता, क्योंकि इसमें लगेगी मेहनत। तो जो भी तैयारी कर रहे हो, जो इस बार मेंस दे रहे हो, तैयार रहना, हर थीम का तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए जबरदस्त तरीके से याद होने के साथ साथ। ऐसे ही मान लो कोल की समस्या, अब जैसे मैं हिमालय की बात कर रहा, तो उसका ये तुम्हें कम से कम फाउंडेशन पहले से पता होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए तुम्हारा कि भाई हिमालय फोल्ड माउंटेन है, ये माउंटेन है। उसके बाद तब जाकर एक पीवाईक्यू जैसे, अच्छा रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, उसके कुछ कीवर्ड्स आपके पास पहले से ही होना चाहिए। ये सब कुछ, चाहे अब आप मान लो फॉर एग्जांपल लैंड सब्सिडेंस का इशू चल रहा है, मान लो जोशीमठ का कोई एग्जांपल दे रहे हो आप, काराकोरम एनोमली में कि भाई ग्लेशियर जो पिघलने थे उसके हिसाब से काराकोरम एनोमली की कहानी आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपने आप में जो इश्यूज हैं वो हैं, ठीक है, क्लाउड बस्ट की जो इंक्रीज, अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थीमेटिक अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी हर एक उस थीम में कि और क्या क्या वहां पर रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़े, जैसे क्वेश्चन था कि हिमालयज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, डिस्कस द कॉजेस। देखो कॉजेस कह रहा है और फिर वो कह रहा है सजेस्ट सम मेजर्स।
क्वेश्चन तुरंत पकड़ लिया कि यार कॉज एक तो नहीं होगा, मतलब मेरा आंसर बॉडी जो होगी मेरी उसमें पॉइंट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। फिर वो कह रहा है सजेस्ट सुटेबल मेजर्स। अब मेजर्स एक तो नहीं होंगे, मल्टीपल मेजर्स होंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी पॉइंट वाइज जाएगा। अब बात कर रहा है इंट्रोडक्शन में कि हाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उसी चीज को तुम्हें पहले थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई लैंडस्लाइड क्या है, किस तरह से होता है और ये हिमालय के क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। फिर जैसे मैं आगे जाऊंगा तो फैक्टर्स पूछा मान लो उसने, तो फैक्टर मान लो अगली बार कोई क्वेश्चन तो फैक्टर का अपने पास पता हो, नहीं तो सीधा कॉजेस पे आए तुम। अब कॉजेस मल्टीपल है तो कम से कम 4 कॉज देख लिए भाई, टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्रेसिपिटेशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये। और इसमें खूब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, द मेन थिंग इज कीवर्ड, ये ज्यादा जरूरी है कि यहां पर प्लेट विवर्तनिक के कारण ये चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ यदि वो आपसे कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रही हैं, ठीक है, चाहे कंपोजिशन के बारे में बात करें कि उस तरह का जो रीजन है वहां पर क्या अवेलेबिलिटी है, भूकंप आने की संभावना है, ये सारे एस्पेक्ट्स तुमको जो है वहां लिखने पड़ेंगे। अब मिटिगेशन में भी कम से कम 3 से 4 मिटिगेशन हो कि क्या क्या कर सकते हैं हम, एक आध फिर आप चाहें तो गवर्नमेंट का वहां इनिशिएटिव ऐड कर दिए। तो ये सब चीज तुम्हें तुरंत कब याद आएगी, जब तुम्हारे पास पहले से ही उस थीम के कुछ कंटेंट हुआ होगा और उसमें लिखा हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चन यदि तुम्हें अटेम्प्ट करने और वो भी 8 मिनट में लिखना है, तो पहले से तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। अब यही मैं आपसे कह रहा था कि जैसे भूस्खलन के कारण, मल्टीपल कारण मैंने आपको बताए, एज इट इज ये आपको मिल जाएगा आंसर, नीचे पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं हो सकता। ये बहुत रियलिटी जिसको हम कह रहे हैं वो दिखाने का बेटा मैं प्रयास कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? इसीलिए अभी हमने क्या बोला कि थीम्स बहुत जरूरी है, माइंड मैप बहुत जरूरी है, पीडीएफ बहुत जरूरी है। मतलब सिलेबस का पीडीएफ को जब आप देखते हो एक बार ऑब्जर्व करो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और थीम्स निकालो, ठीक है, किसको? पीवाईक्यूज को देख के। जब ये तुम देख लेते हो तो एटलीस्ट आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है कंटेंट बनाने का। अब यदि आप खुद पढ़ रहे थे तो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया। अब काम की चीज ये भी शुरू हो रही है, तीसरा हिस्सा, कि यदि अनअकैडमी पर आप इस समय इस स्थिति में, क्योंकि सही बात है मेरे पास समय नहीं है, इतना कंटेंट तुम कहां ढूंढोगे, तो क्यों ना एजुकेटर्स तुम्हारे लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ टॉपिक वाइज चीजों को कवर करना, पढ़ना, लिख लिख के चीजों को याद करना और उसके साथ सही फीडबैक लेना। तो दूसरी बात है कि थीम्स जो है वो तुमको मैं निकलवा के दूंगा, ठीक है। आंसर इवैल्यूएशन अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर, सीधी सी कहानी है, जो आप लिख रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे पीवाईक्यूज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नए क्वेश्चंस जो हैं नई थीम्स वाले वो तुम कर रहे हो, तो यदि वो उनके गाइडेंस में आंसर इवैल्यूएट हो रहा हो तो आपको आपकी गलती एक्चुअल में समझ आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको हर एक हफ्ते में वीकली एक 90 मिनट का सेशंस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलेगा। ये बिल्कुल जूम सेशन की तरह आप मान लीजिए, जब आप अपनी एक्चुअल जो रियल प्रॉब्लम रहेगी तुम पूछो, तुम्हें बताया जाएगा क्या उसका इलाज है। क्योंकि कई बार अंधेरे में तीर मारने से कोई मतलब नहीं सर, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये, तो सबसे पहले थीम को पहचानने का काम, कंटेंट अवेलेबिलिटी का काम, और साथ में जैसे ही हम बात करें तो आंसर, जब आप इवैल्यूएशन की बात करें उसके बारे में बात कर लो, वीकली 90 मिनट जूम सेशन की बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बना दिया जाएगा शिक्षकों के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम अनअकैडमी शुरू कर रहा है, उसमें आप मान के चलना है कि ऐसे लगभग 80 क्लास है। बहुत बेसिक थीम है, थीम पहचानी जाएगी, एजुकेटर आपको थीम करने में मदद करेगा। हर चीज का कंटेंट जो है आपको अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास रहेगा कि भैया सारी चीजें आपको कवर हो जाए। फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे तो उसका एवेल्युएशन हो रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है तुम ये चीज कर रहे हो। लगभग 160 घंटे की ये कहानी है, 15 टेस्ट अवेलेबल है। ऐसे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आपके लिए अवेलेबल है। ये 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, 22 अगस्त को एंड हो रहा है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि चाहे आप लर्नर्स के साथ भी कनेक्ट होना चाह रहे हो तो उसके लिए भी एक ग्रुप आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके लिए रहेंगे, डेली लाइव क्लास रहेगी, आप डेली उस चीज के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजों को कवर कर सकते हो। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये जो चीज है आपको 9,999 रुपए में मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है उन लर्नर्स के लिए कि सर हमने तो कहीं और से हम ये चीज पढ़ रहे हैं पर ये कंटेंट हमें नहीं मिल पा रहा, या हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज हमें और चाहिए, हमारा एनरिचमेंट और होना चाहिए। तो अनअकैडमी ने उस चीज के लिए भी आपके लिए व्यवस्था कर दी है। यदि आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो प्राइस है 9,000 आपको पे नहीं करना है, सिर्फ 999 पे करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसका जो इनवॉइस है, यदि आपने कहीं से मेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, ध्यान रखना
नीचे एक गूगल फॉर्म है, उसमें वो इनवॉइस उसका आप अपलोड करिए, टीम आपसे संपर्क करेगी और ये ऑफर आपके लिए अवेल करा देगी। तो ये क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां पर हर एक सब्जेक्ट की थीम टीचर आपको पूरा मदद कर रहा होगा, पूरा कंटेंट के साथ, हर एक आंसर राइटिंग एजुकेटर के साथ आप कनेक्ट होइए, जो भी दिक्कत है उनसे पूछिए, अपने आंसर्स को चेक कराइए, सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें अवेलेबल करा दी जा रही हैं। स्पेशली जो यदि कहीं आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो ध्यान रखना, ये मेंस प्रोग्राम की बात हो रही है और ये कोर्स पर्टिकुलरली आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखना, अपना इनवॉइस उसमें गूगल फॉर्म में जरूर पुट कर देना, ठीक है। ये प्राइस नॉर्मल, ये प्राइस आपके लिए 9,000, नहीं तो ये 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। ध्यान रखना, सारे एजुकेटर्स हैं, सारे सब्जेक्ट अनुभवी जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरा पेपर कवर हो जाएगा। साथ में जो है यहाँ पर 160 घंटे का कंटेंट, मतलब 160 घंटे की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी जा रही है। ध्यान रखना, इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज द मेंस कोर्स समवेयर, यू वुड गेट द कोर्स ओनली एट 999, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद में बाकी यदि आप पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाह रहे हो तो यह ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल ही है, जो कि इसका प्राइस 1 जुलाई से इंक्रीज हो रहा है। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10, इसका इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लें। होप कि आपको ये थॉट पूरी क्लास समझ आ गई होगी कैसे पढ़ना है, और नहीं तो इस चीज का आप बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू।